जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए। तो आज हम ज्योग्राफी की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जल संधियाँ यानी कि स्ट्रेट, ठीक है, चैनल और जल संधियाँ, इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो होती क्या है, ठीक है, चैनल की बात यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल जो है कट कर देते हैं। हम बात करते हैं जल संधियों की कि जल संधि होती क्या है, ठीक है, इसे बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है। जल संधि क्या होती है? जल संधि की बात करें तो जल संधि जो है, जल संधि जो है एक तरीके से हम सिंपल भाषा में कहें तो जल संधि जो है वो भूमि को भूमि से अलग करती है, भूमि को भूमि से अलग करती है तथा जल को जल से जोड़ने का कार्य करती है, जल को जल से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। सिंपल भाषा में समझना है, कोई ज़्यादा टफ लाइन जो है वो नहीं लिखनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सिंप्लीफाई चीज़ों को करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी समझ में आएंगी, जल्दी याद होंगी, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना है कि जो ये मान लीजिए, ठीक है, ये भारत क्या है, तो यहाँ पर जो जल है, ठीक है। अब इधर जो है, इधर पड़ता है क्या, श्रीलंका। तो इस भारत के इस वाले भाग को, लैंड वाले भाग को, श्रीलंका के इस लैंड वाले भाग को क्या करता है, एक पानी अलग करता है। तो इसे ही यहाँ पर कुछ जो जल संधि है, जो भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है, वो भारत के स्थलीय भाग को श्रीलंका के स्थलीय भाग से अलग करती है, ठीक है। और भारत को और श्रीलंका को किससे जोड़ती है, तो जल के द्वारा जो है, यानी कि पानी के द्वारा जो है जुड़ा हुआ है, कौन कौन, भारत और श्रीलंका। तो एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि भूमि को भूमि से अलग करती है और तथा जल को जल से जोड़ने का कार्य करती है। जैसे कि यहाँ पर से ये मान लीजिए, ये भी भूमि का पार्ट है, ठीक है, और ये जो है ये भी कोई भूमि का पार्ट है, ठीक है। अब अलग, इनको अलग करने के लिए जो है एक जल संधि जो है, ऐसे मान लीजिए ये एक जल संधि है, ठीक है। तो देखो, इधर ये मान लीजिए, इधर जो जल है, इधर जो जल है, तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रही है भाई, ठीक है, जल संधि। भाई ये जल, इधर वाला जल इधर आ सकता है, इधर वाला जल इधर आ सकता है, तो ये आपस में जोड़ने का कार्य कर रही है और भूमि को भूमि से अलग कर रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जल संधि पानी के एक ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं, क्या, जल संधि, ठीक है। ज़्यादा थोड़ी लंबे लाइन है। जल संधि पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं, इसको तंग मार्ग को कहते हैं, जो दो बड़े जलाशयों को, जो दो बड़े जलाशयों या समुद्रों को जोड़ता है, पानी के समुद्रों को जोड़ता है और जिससे नाव गुजर कर एक नाव गुजर कर एक बड़े जलाशय से, एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसा मतलब रटने वाला हो जाता है, ठीक है। क्या रटने वाला हो जाता है कि जल संधि पानी के एक ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं तो जो दो बड़े जलाशयों या समुद्रों को जोड़ता है, समुद्रों को जोड़ता है और जिससे नाव गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने माइंड में चीज़ों को अच्छे तरीके से कैप्चर करना है तो आप ये याद रखें कि जल संधि क्या है, एक ऐसा भाग है जो भूमि को भूमि से अलग करता है, अलग करती है और जल को जल से जोड़ने का कार्य करती है। सिंपल आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो जल संधि की परिभाषा यहाँ से क्लियर होती है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर अगली बात जो आती है वो आती है, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख चैनल, ठीक है, भारत के प्रमुख चैनल। आपको देखिए चैनल क्या है, चैनल भी एक तरीके से जो है जल को जल से जोड़ने का कार्य करते हैं और भूमि को भूमि से अलग करने का कार्य करते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख चैनल, तो इनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपको पता हो, ठीक है, ये अपना भारत का मैप है। इधर जो कुछ जो द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब ये द्वीप जो हैं ये ऐसे नहीं हैं, ये चिपके हुए नहीं हैं, इनके बीच में क्या है, गैप है, इनके बीच में क्या है, गैप है, ठीक है। तो मैं कुछ द्वीप बना रहा हूँ, ठीक है,
मैं कुछ द्वीप बना रहा हूँ, फिक्स नहीं है कि उनकी आकृति इसी प्रकार है, ठीक है। एक रफ रफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं उन द्वीपों को, ठीक है। तो एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। कितने हो गए? 4 और 3 7, ठीक है, और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला द्वीप है, ये है कोको द्वीप, ये है कोको द्वीप, ठीक है। और ये जो पड़ता है, ये पड़ता है म्यांमार में, ये पड़ता है म्यांमार में, ठीक है। ये जो है, ये है उत्तरी अंडमान, ये है उत्तरी अंडमान, ठीक है, उत्तरी अंडमान है। ये है मध्य अंडमान, ये है कौन सा? मध्य अंडमान। फिर जो ये है दक्षिणी अंडमान, ये है दक्षिणी अंडमान, ठीक है, दक्षिणी अंडमान हो गया। फिर ये है लघु अंडमान, ये है लघु अंडमान। फिर जो है, ये है कार निकोबार, ये है कार निकोबार, ये है लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और जो नीचे है, ये है ग्रेट निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार पर क्या है, भारत का सबसे सदर्न पॉइंट जो है वो पड़ता है कौन सा? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। बात करते हैं कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग कौन सा चैनल करता है, कौन सी जल संधि करती है, ठीक है, कौन सा चैनल करता है, कौन सी जल संधि करती है? तो कोको द्वीप को, जो ये कहाँ पर पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है, को उत्तरी अंडमान से जो अलग करती है वो करती है एक जल संधि जो है, ऐसी जल संधि है जिसका नाम जो है, वो नाम भी कोको द्वीप के नाम पर ही है, जिसका नाम है कोको जल संधि, जिसका नाम है कोको जल संधि। तो आप क्या लिखेंगे? कोको जल संधि कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करती है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि कोको जल संधि भारत को म्यांमार से अलग करती है, ठीक है। फिर एक जल संधि आती है, वो आती है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, ठीक है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को एक जल संधि अलग करती है, जिसे हम बोलते हैं डंकन पास, ठीक है, डंकन पास। डंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से करता है, अलग करता है, ठीक है, लिटिल अंडमान से अलग करता है। फिर एक और जो है चैनल आता है, वो लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, यानी कि, ठीक है, ये जो है, ये है 10 डिग्री चैनल, ये है 10 डिग्री चैनल। तो हम कह सकते हैं कि जो 10 डिग्री चैनल है, ये अंडमान द्वीप को, अंडमान जो द्वीपों हैं उनको निकोबार द्वीपों से अलग करता है, ठीक है। क्योंकि फिर अगर 10 डिग्री चैनल के नीचे जो सारे जो द्वीप आते हैं, वो सारे के सारे उनका जो नाम है वो निकोबार द्वीप है, उनके पीछे निकोबार है। और जो 10 डिग्री से ऊपर आते हैं उनके ऊपर क्या है? अंडमान है, ठीक है। वो सारे तरीके से द्वीप है, उनके नाम में अंडमान आता है, ठीक है। ये चला गया, ठीक है। एक अगला जो पॉइंट आता है वो आता है मिनिकोय, मिनिकोय व मालदीव के मध्य, मिनिकोय व मालदीव के मध्य जो चैनल है वो है 8 डिग्री चैनल, वो है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। मिनिकोय जो है ये लक्षद्वीप का पार्ट है, किसका पार्ट है? ये लक्षद्वीप का पार्ट है। और मालदीव क्या है? एक अलग सेपरेट कंट्री है, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल सेपरेट द आइलैंड ऑफ मिनिकोय एंड मालदीव, ठीक है। तो मिनिकोय और मालदीव के बीच में कौन सा आता है? 8 डिग्री चैनल आता है, ठीक है। फिर सॉरी, ये जो मिनिकोय है ये लक्षद्वीप का पार्ट नहीं है, ठीक है, गलती हो चुकी है। फिर लक्षद्वीप व मिनिकोय के मध्य में, लक्षद्वीप व मिनिकोय के जो मध्य में है वो है 9 डिग्री चैनल, वो है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। क्षमा चाहूँगा, ये जो लक्षद्वीप का पार्ट ये नहीं है, ठीक है, मिनिकोय। तो मिनिकोय को मालदीव से अलग करता है, वो करता है 8 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य में कौन सा है? वो है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग कौन करता है? वो करती है कोको जल संधि। दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग कौन करती है? डंकन पास। और लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग कौन करता है? वो करता है 10 डिग्री चैनल, वो करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य, लघु अंडमान के मध्य कौन सा पास है? आप कहेंगे डंकन पास, ठीक है, डंकन पास, ठीक है। फिर लघु अंडमान व कार निकोबार, व कार निकोबार के मध्य, तो आप कहेंगे 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड एंड द निकोबार आइलैंड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। फिर आती है श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य, श्रीलंका व
तमिलनाडु के मध्य। तो श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य जो जल संधि है उसका नाम है पाक जल संधि, उसका नाम है पाक जल संधि। ठीक है, ऐसा ना समझे कि ये पाकिस्तान के नाम पर है, नहीं, इसका जो नाम है वो है पाक जल संधि। ठीक है, तो हम श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। तो हम ये भी कह सकते हैं कि श्रीलंका व भारत के मध्य, क्योंकि भारत का ही तो हिस्सा है तमिलनाडु, तो श्रीलंका व भारत के मध्य में कौन सी जल संधि है? तो वही आप कहेंगे पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि, यानी कि भारत श्रीलंका से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। ठीक है, फिर हमने एक और स्टेट पढ़ी थी जिसका नाम था कोको स्टेट। ठीक है, कोको जल संधि हमने पढ़ी थी। कोको जल संधि किसको करती है? ये हम कह सकते हैं कि म्यांमार को भारत से अलग करती है। ठीक है, म्यांमार को भारत से अलग करती है। क्यों करती है? क्योंकि देखो, और क्योंकि ये किसको किसको अलग करती है? तो ये कोको द्वीप को किससे अलग करती है? उत्तरी अंडमान से। ठीक है, कोको द्वीप को किससे अलग करती है? उत्तरी अंडमान से अलग करती है। तो जब कोको द्वीप किसका पार्ट है? कोको द्वीप म्यांमार का पार्ट है, और उत्तरी अंडमान किसका पार्ट है? भारत का पार्ट है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि म्यांमार को भारत से अलग कौन सी करती है? कोको स्टेट। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है, तो आपको सही चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर एक और चैनल आता है जो आता है ग्रैंड चैनल, जो आता है ग्रैंड चैनल। अब ये ग्रैंड चैनल क्या है? ये जो ग्रैंड चैनल है ये ग्रेट निकोबार द्वीप को, किसको? ग्रेट निकोबार द्वीप को, ग्रेट निकोबार द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, अलग करता है। तो ये सुमात्रा द्वीप जो पड़ता है ये पड़ता है इंडोनेशिया में, ये पड़ता है इंडोनेशिया में। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो जो ग्रैंड चैनल है, जो ग्रैंड चैनल है ये भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है, भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है, भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें हमारी सारी सारी क्लियर हो चुकी होंगी। आई होप सारे के सारे चैनल जल संधि हमने भारत की कवर कर ली है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कि भारतीय प्रमुख चैनल कोको द्वीप और कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में कोको जल संधि है। ठीक है, फिर दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास है, और लघु अंडमान कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, मिनिकोय और मालदीव के मध्य में 8 डिग्री चैनल है, और लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य में 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, फिर अगली बात की हमने कि इनको फिर हमने फैक्ट्स को लिख दिया जिस प्रकार से हमने बनाया था कि दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य में डंकन पास है, लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल है, श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य में पाक जल संधि है, या फिर हम कह सकते हैं श्रीलंका व भारत के मध्य में पाक जल संधि है। कोको स्टेट म्यांमार को भारत से अलग करती है, ये फिर हम कह सकते हैं कि कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करती है। ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, सुमात्रा द्वीप पार्ट है किसका? इंडोनेशिया का, तो ये भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नए टॉपिक का नाम है भारत के तटों के नाम, नेम ऑफ कोस्टल बाउंड्री इन इंडिया। ठीक है, तो जब हम कोस्टल बाउंड्री पढ़ते हैं तो भारत के नदन नदन वाले पार्ट में तो कोई कोस्टल बाउंड्री है ही नहीं। साउथ वाले पार्ट में, क्योंकि इधर पड़ता है कौन सा? इधर इधर जो पड़ता है वो पड़ता है अंडमान सी, नीचे पड़ता है इंडियन ओशियन, और इधर पड़ती है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो सबसे पहले जो तट आता है वो आता है इधर। इधर एक जगह है जिसका नाम है कच्छ। ठीक है, और इधर जो तट पड़ता है, इधर जो कच्छ के इधर जो तट पड़ता है उसे हम बोलते हैं काठियावाड़ का तट। किसका बोलते हैं? काठियावाड़ का तट। और ये जो काठियावाड़ का तट है ना, काठियावाड़ का तट है, ये कच्छ से दमन तक है, कच्छ से दमन तक है। ठीक है, अब दमन किधर है? दमन पड़ता है इधर, दमन पड़ता है इधर। ठीक है, फिर दमन के बाद में एक आता है इधर गोवा। गोवा के बाद में जो आता है वो आता है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में आता है केरल। कर्नाटक के बाद में आता है केरल। ठीक है, तो सबसे पहला तट हो गया कच्छ। कच्छ वाले पार्ट का, कच्छ से दमन तक का जो तट है उसे बोलते हैं काठियावाड़ का तट। फिर दमन से गोवा तक का जो है, दमन से गोवा तक का जो है ये जो है दमन से गोवा तक का, इसे बोलते हैं कोंकण तट। इसे बोलते हैं कोंकण तट। और ये जो कोंकण तट है ना, ये है दमन से गोवा तक, दमन से गोवा तक, दमन से गोवा तक है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो अगला तट पड़ता है ना वो पड़ता है गोवा से कर्नाटक। गोवा से कर्नाटक का जो तट है उसे हम बोलते हैं कौन सा? कन्नड़ तट। उसे हम बोलते हैं
कन्नड़ तट। और ये जो कन्नड़ तट है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहेंगे गोवा से कर्नाटक तक। गोवा से कर्नाटक तक, जो गोवा से कर्नाटक तक जो ये जो कोस्टल बाउंड्री पड़ती है इसका नाम क्या है, इसका नाम है कन्नड़ तट। फिर आता है कर्नाटक से केरल। कर्नाटक से केरल, कर्नाटक से केरल तक जो कोस्टल बाउंड्री पड़ती है, जो तट पड़ता है, उस तट का नाम है मालाबार तट। उस तट का नाम है मालाबार तट। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक पड़ता है, तो ये पड़ता है कर्नाटक से, कर्नाटका से केरला तक। ठीक है, केरल तक। तो आप शॉर्ट इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। जो सबसे पहला तट है वो पड़ता है कहाँ से, ये कच्छ से दमन तक। फिर पड़ता है एक दमन से गोवा तक का, जो कि कोंकण तट है। ठीक है, फिर गोवा से कर्नाटका तक पड़ता है कन्नड़ तट, और फिर कर्नाटक से केरला तक पड़ता है मालाबार तट। ठीक है, तो इसे आप आराम से बना सकते हैं। तो ये जो तट हो गए, ये हो गए भाई साहब पश्चिमी तरफ के। ठीक है, पश्चिम दिशा वाले। अब भाई पूर्वी दिशा में तो बंगाल की खाड़ी लगती है, इधर भी तो तट होंगे। तो इधर के तटों को भी चलिए अब एक बार उन पे भी जो है नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, ये बन गया भारत का मैप। ठीक है, पूर्वी पश्चिमी तटों को हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं पूर्वी तट, कि भैया भारत के पूर्वी तट कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या नाम है उनका। ठीक है, जो है एक पड़ता है यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक पड़ता है ना, उसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। उसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। अब ये कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जो है ये पड़ता है तमिलनाडु से कृष्णा नदी तक। तमिलनाडु से कृष्णा नदी तक ये तट पड़ता है। ठीक है, फिर एक तट आता है, फिर एक तट आता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये जो तट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तो यहाँ तक जो तट है, इसका नाम है उत्कल तट। इसका नाम क्या है, उत्कल तट। अब ये उत्कल तट कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जो उत्कल तट है ना, उत्कल तट है, फिर हम इसे उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है जिसका नाम है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट ये कहाँ से कहाँ तक पड़ता है, तो ये पड़ता है कृष्णा नदी से महानदी तक। ये जो पड़ता है ना, ये पड़ता है कृष्णा नदी से महानदी तक। ठीक है, सबसे पहला कोरोमंडल तट तमिलनाडु से कृष्णा नदी तक यहाँ तक पड़ता है। फिर यहाँ से यहाँ तक उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट, जो कि कृष्णा नदी से महानदी तक है। ठीक है, फिर एक और तट आता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जिसे हम बोलते हैं बोंगा तट। जिसे हम बोलते हैं बोंगा तट। अभी जो बोंगा तट है ये पड़ता है महानदी से हुगली नदी तक। महानदी से हुगली, ठीक है, हुगली नदी तक। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ तक की बात। अब बात करते हैं कि कृष्णा नदी कहाँ से कहाँ तक आती है। तो ये देखो, ये कृष्णा नदी तक है, मतलब कृष्णा नदी यहाँ पर आकर के खत्म। ये तो हो गई कृष्णा नदी। ठीक है, फिर महानदी, महानदी जो है वो हो गई यहाँ पर आके, और ये हो गई हुगली नदी। ठीक है, ये हो गई कौन सी, हुगली नदी। ये हो गई महानदी, और ये हो गई कृष्णा नदी। ठीक है, तट समझ में आ चुके हैं। ठीक है, वो पश्चिमी तट देखिए हमने, कच्छ से दमन तक का तट कहलाता है, वो कहलाता है काठियावाड़ का तट। फिर दमन से गोवा का जो तट है उसे हम बोलते हैं कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक का जो है वो है कन्नड़ तट, और फिर कर्नाटक से के जो केरल का है वो है मालाबार तट। ठीक है, फिर हमने इधर पूर्वी वालों को पढ़ा, तमिलनाडु से कृष्णा नदी तक कोरोमंडल तट। ठीक है, फिर कृष्णा नदी से महानदी तक जो तट है वो है उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट। फिर महानदी से हुगली नदी तक जो है वो है बोंगा तट, वो है बोंगा तट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है, भारत के तटों के नाम। अब जो है हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो आता है कौन सा, भारत के पर्वत और पठार। भारत के पर्वत और पठार, माउंटेन्स एंड प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक मैप, अच्छा सा। ठीक है, तो ये जो कि थोड़ा ख़राब मैप बन चुका है। ठीक है, चलिए एक और ट्राई करते हैं मैप बनाने का। सबसे पहले ऊपर से बनाते हैं इस बारी। ठीक है,
तो ये यहाँ पर भी जो है ये हो चुका है भैया। ठीक है, वो कश्मीर वाला पार्ट कुछ ज़्यादा ही चौड़ा हो गया इस बार तो। चलिए, तो ये बन चुका है भारत का मैप। ठीक है, सबसे पहले जो है इधर एक पर्वत पड़ता है जिसे हम बोलते हैं अरावली पर्वत, जिसे हम बोलते हैं अरावली पर्वत। ठीक है, फिर जो पड़ता है, ठीक है, इधर एक पठार पड़ता है जिसे हम बोलते हैं क्या, मेवाड़ का पठार, जिसे हम बोलते हैं मेवाड़ का पठार। ठीक है, फिर यहाँ पर एक पड़ता है जिसे हम बोलते हैं मालवा का पठार। क्या, मालवा का पठार। ठीक है, फिर पड़ता है एक इधर, ठीक है, इधर पड़ता है जिसका जो नाम है वो है क्या, बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार। फिर इसके एक नीचे पड़ता है वो है बघेलखंड पठार, वो है बघेलखंड पठार। फिर एक इधर पड़ता है इधर, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा बना दिया मैंने। इधर पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। और फिर इधर एक पड़ता है, वो पड़ता है शिलोंग का पठार, वो पड़ता है शिलोंग का पठार। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर खिचड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो एक तरीके से ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अरावली पर्वत, फिर मेवाड़ का पठार, फिर मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, फिर बघेलखंड का पठार। ठीक है, फिर आता है इधर छोटा नागपुर का पठार, और फिर आता है शिलोंग का पठार। तो ये कुछ अपने पठार हो चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं अब मेवाड़ प्लेटू मालवा व अरावली के बीच में है। मेवाड़ पठार मालवा व अरावली के बीच में है, अरावली के बीच में है। जो मेवाड़ का पठार ये रहा, मेवाड़ का पठार। अब इधर अरावली पर्वत है और इधर मालवा है, इनके बीच में है मेवाड़ का पठार। ठीक है, मालवा के पठार पर काली मिट्टी है। मालवा के पठार पर कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और जब काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, चंबल नदी ने इसे बीहड़ में बदल दिया है। ठीक है, जो मालवा का पठार है इसको चंबल नदी ने बीहड़ में बदल दिया है, बीहड़ों में, बीहड़ों में बदल दिया है। एक तरीके से अब बीहड़ हो चुका है, बेकार जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और जो मालवा का पठार है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये एमपी और यूपी दो राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये फैला हुआ है। कौन सा, मालवा का पठार। ठीक है, फिर अगला जो आता है वो आता है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का जो पठार है ये भी कहाँ पर है, ये भी यूपी और एमपी दोनों राज्यों में है, और मालवा प्लेट्यू के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, ये है मालवा पठार के उत्तर पूर्व दिशा में है, मालवा पठार के उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, तो कौन सा प्लेट है, ये है बुंदेलखंड प्लेटू। तो ये मालवा पठार कौन सा हो गया, मालवा पठार ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ पर देखें तो ये पूर्व की दिशा, उत्तर की दिशा, तो ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तर पूर्व दिशा में, ये पड़ता है उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, कौन से पठार के, मालवा पठार के। ठीक है, फिर आता है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार ये भी कहाँ से कहाँ तक है, तो ये यूपी में है, एमपी में है और छत्तीसगढ़, ये तीन राज्य में है, यूपी एमपी और छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, ये जो बघेलखंड प्लेटू है ये बुंदेलखंड प्लेटू के साउथ ईस्ट में है। ठीक है, यह है बुंदेलखंड प्लेट्यू के साउथ ईस्ट में है। साउथ ईस्ट बोले तो दक्षिण पूर्व में है। अब कैसे, देखो, ठीक है, बुंदेलखंड प्लेटू ये रहा। ठीक है, बघेलखंड जो है वो थोड़ा सा इधर की साइड है। ठीक है, तो इधर देखे तो इधर हो जाएगी पूरब, इधर हो जाएगी दक्षिण, तो ये किधर पड़ता है, ये दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, तो बघेलखंड प्लेटू जो है ये बुंदेलखंड प्लेटू के दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, फिर जो अगला आता है वो आता है छोटा नागपुर का पठार। अगला जो आता है वो आता है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठार है ये इन पठारों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पठार है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो बघेलखंड पठार के ईस्ट में है। ठीक है, बघेलखंड पठार के पूर्व में है, कहाँ पर है, ईस्ट में है बघेलखंड पठार के। ठीक है,
बात करें छोटे नागपुर के पठार की, तो ये खनिजों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? खनिजों के लिए जाना जाता है। खनिजों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? तो ये खनिजों के लिए जाना जाता है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। इसे भारत का इसे भारत का रूर कहते हैं, रूर प्रदेश कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। अब रूर प्रदेश को कहते हैं, रूर जो है ये एक स्थान पड़ता है कहाँ पर? जर्मनी में। कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। और जो रूर है जर्मनी का, ये ऐसा स्थान है जहाँ पर खनिज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज जो है जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और अपने भारत में सबसे ज़्यादा खनिज छोटे नागपुर के पठार में पाए जाते हैं। इसी कारण से जो छोटा नागपुर का पठार है इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्यों कहते हैं? पता चल गया, क्योंकि जर्मनी का जो रूर प्रदेश है वहाँ पर खनिज सर्वाधिक निकलते हैं और अपने भारत में सर्वाधिक खनिज निकलते हैं छोटे नागपुर के पठार में। तो इसकी जो तुलना है वो जर्मनी के रूर प्रदेश से की जाती है, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। बात करें शहर कौन सा बसा हुआ है इस प्लेटू पर, तो जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर जो सिटी है वो जो है इस प्लेटू पर बसी हुई है, ठीक है। जमशेदपुर सिटी को क्या कहते हैं? स्टील सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। आप सबको पता होगा स्टील सिटी ऑफ इंडिया क्या है, जमशेदपुर को कहते हैं, ठीक है। नदी कौन कौन सी है भाई साहब? नदी इस प्लेटो की, तो वो है स्वर्णरेखा नदी है एक, तो कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा नदी है। और एक कौन सी नदी है? एक है दामोदर नदी, एक है दामोदर नदी। तो ये दो नदियां हैं इस प्लेटो की, स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी, ठीक है। फिर अगली जो बात आती है वो आती है शिलोंग के पठार की। शिलोंग के पठार का एक और अन्य नाम है मेघालय का पठार, ठीक है। तो शिलोंग प्लेटू जो है वो शिलोंग प्लेटू पर ही तीन जो पहाड़ियां हैं इनकी मेन मेघालय की, वो कौन कौन सी है? शिलोंग पठार पर ही गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं। जयंतिया पहाड़ी है, ठीक है। तीन पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। कहाँ पर है? शिलोंग प्लेटू पर ही है। और शिलोंग प्लेटू कहाँ पर है? ये पड़ता है मेघालय में, ठीक है। मेघालय की क्या है? तीन प्रमुख ये क्या है? पहाड़ियां हैं, इनको सबसे ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। खासी जो पहाड़ी है, खासी पहाड़ियों पर ही क्या है? जगह है जिसका नाम है मौसिनराम, जिसका नाम है मौसिनराम। और ये जो मौसिनराम है ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा, विश्व की सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ना, वो कहाँ पर होती है? वो होती है मासेनराम में, ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है खासी पहाड़ियों में। खासी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? शिलांग के पठार पर है। शिलोंग का पठार कहाँ पर है? मेघालय में है, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा अगर पूछे किस स्थान पर होती है तो वो मासेनराम है। और ये किस देश में है? तो ये भारत देश में है। राज्य पूछे तो मेघालय है, ठीक है। पहाड़ी पूछे तो खासी पहाड़ियों पर है, ठीक है। खासी पहाड़ियों पर जो है ये मौसिनराम जो है ये पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अगली बात करते हैं, जो गारो पहाड़ी है, गारो पहाड़ी जो है, गारो पहाड़ी पर नोकरेक पीक है। गारो पहाड़ी की जो पीक है, गारो पहाड़ी पर एक नोकरेक चोटी है। क्या है? एक नोकरेक चोटी है, नोकरेक पीक है। जो ये जो नोकरेक पीक है ये नॉर्थ ईस्ट की यानी कि उत्तर पूर्व की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर पूर्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है नोकरेक चोटी, ठीक है। फिर आते हैं जो मेघालय की राजधानी है शिलांग। शिलांग शिलोंग जो शहर है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो शिलोंग जो पठार है, शिलोंग जो शहर है वो जैंतिया पहाड़ी पर है। कहाँ पर है? जैंतिया पहाड़ी पर है, ठीक है। क्लियर हो चुकी है इतनी चीज़ें। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने भारत के पठार पढ़े, ठीक है। मेवाड़ का पठार मालवा व अरावली के बीच में है, ठीक है। फिर मालवा का पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। चंबल नदी ने इसे बिगड़ में बदल दिया है, एमपी और यूपी में है। बुंदेलखंड का पठार एमपी यूपी दोनों में है और ये मालवा पठार के उत्तर पूर्व दिशा में है। फिर बघेलखंड का पठार यूपी एमपी छत्तीसगढ़ तीन राज्य में है और ये बुंदेलखंड प्लेटू के साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व में है। फिर छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिजों के लिए जाना जाता है और बघेलखंड पठार के पूर्व में है। इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जर्मनी का जो रूर प्रदेश है उससे इसकी तुलना की जाती है। इस पर जो शहर बसा हुआ है वो है जमशेदपुर सिटी, जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नदी कौन कौन सी है इस पठार की? वो है स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी, ठीक है। शिलोंग पठार पर ही गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं,
ठीक है। खासी पहाड़ियों पर एक जगह है मौसिनराम, जो कि क्या है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। कौन सी पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ियों पर है। कौन से राज्य में? मेघालय में है। ठीक है। कौन से पठार पर है? शिलोंग की पठार पर है। ठीक है। फिर जो है अगली बात की थी हमने कि गारो पहाड़ी पर एक पीक है, नौकरी पीक, जो कि उत्तर पूर्व की, नॉर्थ ईस्ट की सबसे ऊंची चोटी है। और फिर शिलोंग पर, शिलोंग जो शहर है वो जयंतिया पहाड़ी पर है। ठीक है। आज हमने पढ़ा भारत के प्रमुख चैनल, जल संधियों के बारे में, फिर हमने भारत के तटों के नामों के बारे में जाना, और अब हमने पढ़ा है भारत के पठार। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।